अमीर गरीब की कहानी में रिश्ते भी अब कहाँ ही पीछे छूट रहे हैं। जहाँ एक रिश्ता थोड़ी अच्छी हालत में होता है तो उसे दूसरे कमजोर को सपोर्ट करना चाहिए। वहीं अब आपका सपोर्ट करने का फैसला भी आपका बैंक बैलेंस और स्टेटस तय करने लगा है। और इसी बात पर काका टीवी की आज की कहानी आ गई है, देखिएगा जरूर। सुनार की दुकान पर बैठी शारदा जेवर देख रही थी और दुकानदार उसे भारी भारी जेवर दिखा रहा था। पास बैठी थी उसकी बहू जया और बेटी रानू। रानू रानू जरा वो रानी का हार गले पर लगाकर देख तो। अरे वाह, कितना जच रहा है मेरी बिटिया पर। ऐसी भारी चीज तो लगता है मेरे लिए ही बनी है माँ, पर ऐसा तो तुमने पिछली साल ही दिलाया था। इस बार कुछ अलग लेते हैं ना माँ। और रानू अपना पहना हार उतार कर साइड में रख देती है और कुछ और देखने लगती है। बगल में सहमी सी बैठी जया का हाथ धीमे से हार की ओर जाता है। वो उसे ट्राई करना चाहती थी लेकिन बार बार झिझक रही थी। ये चीज दुकानदार नोटिस कर लेता है। अरे मैडम शर्माओ नहीं, इन सेठानी के पास बहुत पैसा है। ये ऐसा एक क्या, अपनी बहू को 10 दिला सकती है। बहुत पुरानी कस्टमर है हमारी, हम सब जानते हैं। आइए मैं आपको ट्राई करा देता हूँ। और दुकानदार की बात से खुश होकर जया सामने जाती है और वो भारी हार ट्राई करती है। हार सचमुच बहुत सुंदर लग रहा था। माफ करना रानू बिटिया, पर आज तो तुम्हारी भाभी ने बाजी मार ली। हार तो तुमसे ज्यादा इन पर ही जच रहा है। तो मैडम इसका बिल बना दूं क्या? बना दो, पर बिल में नाम वगैरह इन्हीं मैडम का लिखना। और बिल से पहले पूछ भी लेना इनसे कि इनकी औकात भी है क्या 12 लाख का रानी हार खरीद लेने की। मेरी कॉपी करेंगी मैडम। जया बेचारी उदास होकर हार चुपचाप रख देती है और चुप करके बैठ जाती है। बार बार उसकी नजर हार पर जा रही थी। रानू ने सही कहा कि जिस चीज की औकात नहीं उस लार चुआने से कोई फायदा नहीं है। उधर दोनों माँ बेटी दबाकर एक से एक जेवर लगा लगा कर देख रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी जया से नहीं पूछ रहा था। ना सलाह मांगी जा रही थी, ना उसकी इच्छा पूछी जा रही थी। मगर आज जया के लिए खास दिन था, तो वो चाहती थी कि वो कुछ ना कुछ तो खरीदे। और वो तभी अपना बटुआ निकालती है और उसमें देखती है कि बस 2000 रुपए रखे हुए हैं। क्या ढूंढ रही हो? क्रेडिट कार्ड देख रही हो क्या? अरे माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम को मेरी बातों की ठेस पहुँच गई हो और अब तो वो सेठ अंकल की पूरी दुकान खरीद कर ही मानेंगी। हाँ हाँ, और क्या। बाप जो इसका अंबानी है, पता है भाई साहब, ये मेरी बहू है ना, इसका बाप बेरोजगार है। अब बताओ, जिसका बाप बेरोजगार होगा, बेटी कैसे पली होगी, घर कैसे चला होगा। बस हमारी ही किस्मत माड़ी थी कि ये हमारे मत्थे मर गई। जया के हृदय में शारदा और रानू की बातें शूल की तरह लग रही थी, लेकिन वो बाहर कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप सब सुनती रहती है। अंकल, आपके पास सिर्फ सोने की चीजें हैं क्या? चांदी नहीं है? और दुकानदार जब चांदी की चेन दिखाता है और जया 2000 में वही ले लेती है और बड़ा खुश होती है। उधर शारदा ने अपनी बेटी के लिए एक भारी सा हार दिया और तीनों घर लौट आती हैं। कितनी थकान हो जाती है जरा सा बाहर आने जाने में ही। अरे बहू, आराम बाद में करना, पहले जाकर रसोई का सारा काम फैला पड़ा है। देख तो आते ही हमारे पास चिपक कर बैठना, ये ना कि घर के काम की जिम्मेदारियां समझे। अरे बहू हो तो बहू की तरह रहो, बेटी थोड़ी ना बन सकोगी मेरी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास बैठ। ओ महारानी, रानू बहुत थक गई है तो एक कड़क चाय लाना मेरी बेटी के लिए। और जया बेचारी अत्याचार की मारी करती क्या ना करती। घर में रहने के लिए उसे सब सहना पड़ रहा था। और अगले दिन फिर घर में रानू की हाई सोसाइटी वाली किटी रखी गई। सब अमीर घरों की औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। अरे तो रानू का घर कैसा है? तभी मैं सोचूं हर बार किटी में अलग चप्पल, मैचिंग पर्स वर्स सब इतना मेंटेन कैसे करती होगी वो। एनीवेज, गेम्स खेलते हुए ये मत करना कि कुछ खाना पीना ही भूल जाओ, बहुत कुछ है आप सबके लिए। और रानू ताली बजाती है और किचन से जया निकलकर स्नैक्स आदि टेबल पर सजा देती है। ये देख सब औरतें इम्प्रेस हो जाती हैं। जया काम करके जाने ही लगती है कि तभी रानू उसे टोकती है। भाभी, तुमने खाने में क्या बनाया है? जया जवाब देती है कि तभी औरतें उसे सुनकर हैरान हो जाती हैं। भाभी? तू कुक को भी भाभी कहकर क्यों बुला रही है? क्योंकि ये मेरी भाभी ही है और वो जो बैठी है मेरी माँ है। इसका मतलब ये घर तेरा घर है, ससुराल नहीं? तू अपने मायके में रह रही है? हैं? पर ये कैसे हो सकता है? रानू की शादी एक अमीर घर में हुई थी।
बावजूद इसके वो अपने माँ बाप की यहाँ रहती थी। हाँ, बड़े आए मेरे बारे में लोग बोलने वाले कि मेरा पति घर जवाई है। घर जवाई, इतना पैसा है उसके पास कि ऐसे कितने ही घर खरीद सकता है। ये तो मैं हूँ जो मुझे अपनी माँ के साथ रहना पसंद है, तब रहती हूँ मैं यहाँ। रानू ये सब बोलते हुए अपनी किटी पार्टी को एंजॉय कर रही थी। मोहल्ले की हाई प्रोफाइल औरतों के लिए आज रानू ने अपने घर किटी रखी थी और सब लोग मिलकर ताश खेल रहे थे। तभी रानू के भाई की बेटी छुटकी वहाँ से जा रही थी। तभी रानू उसे आवाज देकर बुलाती है, ओ तीतर, अरे ओ तीतर, इधर आ। छुटकी को रानू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए छोटी सी छुटकी भौहें चढ़ाकर मुंह बिदकाकर रानू की ओर जाती है। क्या है, मुझे तितल तितल बुला ले हो बुआ। अरे हाँ, तीतर नहीं, तू तो तोतली है, तोतली। अरे तू ऐसे जा रही थी, मुझे लगा मेरी दोस्तों से मिला दूं। ये सब आंटियां भी तेरी बुआ ही हैं। छुटकी ये सुनकर सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। बड़ी प्यारी बच्ची है, इसकी माँ ने संस्कार अच्छे दिए हैं। क्या खाक संस्कार है? गरीबों में जो झुक जाए उसे संस्कार कहते हैं। अरे बिट्टू की उतरन से पल रही है, इसलिए इसको झुकना ही पड़ेगा। एक नन्ही सी बच्ची तो उतरन का नाम भी नहीं समझती थी, लेकिन रसोई में खड़ी जया ये सब बात सुन लेती है और बाहर आती है। माँ, ये उतरन क्या होता है? कुछ नहीं छुटकी, कुछ नहीं होता। तू जा बाहर जाकर खेल और बड़ों के बीच में मत आना दोबारा। जया ने बहलाकर छुटकी को तो बाहर भेज दिया था, लेकिन वो रानू की ओर घूर कर देखती है और हाथ जोड़ती है। रानू, भगवान के लिए ये सब मेरी बेटी के सामने मत किया करो। उसे क्या समझ अमीर गरीब की, उसे क्या समझ उतरन की। वो तो अपने भाई के कपड़े उसका प्यार समझकर पहन रही है। आपने भी तो बचपन में इनके कपड़े ही पहने होंगे ना, और इन्होंने आपके। तो फिर भाई बहन में उतरन जैसी चीज कहाँ से आ गई? रानू को जया की ये बहस बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो टेबल को लात मारकर जूस नीचे गिरा देती है। मेरी पाली हुई बिल्ली आज मुझे ही म्याऊं करेगी। भूल गई वो दिन जब तुझे मैं सड़क से उठाकर इस घर में लेकर आई थी? भूल गई क्या? तू सिखाएगी मुझे उतरन का मतलब? जया सुबकने लगी थी। तभी दरवाजे पर खड़ा रानू का भाई वरुण जया को ऐसे परेशान देखता है। रानू, ये सब क्या है? जो तुमको दिख रहा है भाई, वही है। जया जानती थी कि वरुण उसका दर्द कम कर सके या नहीं, लेकिन उसके आंसू जरूर पोंछेगा, और वो बस सुबकती रही। वरुण अपना बैग साइड रखकर फर्श पर पड़ी जया की ओर बढ़ता है और आगे निकलकर फर्श को छूने लगता है। बहन, फर्श पर इतने जोर से बर्तन फेंकेगी तो फर्श की टाइल में क्रैक आ जाएगा, और ये वाले पत्थर तो जल्दी से मिलते भी नहीं है। वरुण की परवाह फर्श पर पड़ी बीवी के लिए नहीं, बल्कि फर्श के लिए थी। ये देख जया का दम तो जैसे और निकलने वाला था। एनीवेज, मेरी पार्टी खराब हो रही है, तो मैडम पहले तो तुम हमारा मनोरंजन कराओ, नाचो, वरना। जया डरते हुए उठती है और जगह साफ करने लगती है। क्या क्या क्या? मैंने कहा नाचो, जगह साफ करके नहीं, इसी जगह पर नाचो। और जया दबाव में आकर वहीं गीले फर्श पर नाचने लगती है। नाचते नाचते उसका पांव फिसल जाता है और वो धम गिरती है। ये देख रानू, शारदा सब हंसते हैं। जया बेचारी वहीं दर्द से कराह रही थी। तभी छुटकी आकर अपनी माँ को सहारा देती है। वरुण तो कब का वहाँ से जा चुका था। माँ उठो ना, बुरे हो तुम सब, बहुत बुरे। मेरी माँ तुम्हारे लिए खाना बनाती है, सारा काम करती है, तब भी तुम सब इनको तंग करते हो ना। देखना भगवान जी तुम सबको पाप देंगे, बहुत बड़ा वाला पाप देंगे। ये सुनते ही रानू को गुस्सा आता है और वो छुटकी का हाथ दबोच लेती है। बुआ छोड़ो बुआ, दर्द हो रहा है, छोड़ो। रानू, छोड़ दो मेरी बेटी को। इतना जुबान चलाने लगी है ये, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है। आज मेरी किटी की नाक कटा दी, और वो सब इस तीतरी की वजह से हुआ है। इसे तो आज सजा देकर रहूंगी। माँ बचाओ, दादी लोक लो। रानू छुटकी को उठाकर एक अंधेरे स्टोर रूम में पटक देती है और दरवाजा बाहर से लगा देती है। छुटकी अंधेरे के भीतर तड़प उठती है और बहुत आवाजें लगाती है, मगर रानू जया को उसके पास तक नहीं जाने देती। माँ, बुआ, दादी, दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब देखिए अमीर ननद किस तरह से भाभी की गरीबी को अपने घमंड तले कुचलती है, और इन सब में कैसे रिश्तों की मौत होती है। जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी की नई कहानी, अमीर ननद की गरीब भाभी संग की कहानी, बार बार लगातार। जालिम रानू ने छुटकी को अंधेरे स्टोर रूम में पटक दिया था और उसका दरवाजा लॉक कर दिया था।
छुटकी अंदर तड़प रही थी और जया बस रानू से छुटकी को माफ करने की मिन्नतें ही कर पा रही थी। छुटकी तो बच्ची है ना जी, उस पर तो दया करो। माँ जी देखिए ना छुटकी कितना रो रही है। अब कमजोर है तो रोएगी ही। अब तू ही बता, ये कोई बात हुई क्या? अंधेरे में भेज दिया तो रोने लग गई। अब अगर तुझे, मुझे या रानू को अंधेरे कमरे में बंद कर देते तो क्या हम रोते? पर तेरी तो नाजुक कली है ना, जैसे दुनिया में बस अकेली तेरी ही औलाद हुई हो। है छुटकी बस 5 साल की है माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? हम सबकी उम्र में और छुटकी में कोई फर्क नहीं है क्या? लेकिन रानू छुटकी को नहीं निकालती है। जया वरुण के पास जाती है। ए जी, उनको बोलो ना हमारी छुटकी को स्टोर रूम से बाहर निकाले। एक तो उसे वैसे ही इतना डर लगता है अंधेरे से, और वैसे भी। जया आगे कुछ बोलती कि तभी वरुण गरम दूध का गिलास जया के मुंह पर मार देता है। जब देखो शिकायत 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 बस। कभी तो इस मनहूस मुंह से अच्छी बातें कर लिया करो तुम। पहले ऑफिस में बॉस की झिकझिक सुनो और फिर तुम्हारी। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। और अगर तुमको इतनी ही शिकायत है मेरी बहन के बर्ताव से, तो अपनी बेटी को लेकर निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? अपनी बेटी? ये हमारी बेटी है जी, अकेले मेरी नहीं है। जुबान खींच लूंगा अगर दोबारा इसे मेरी बेटी कहा तो। मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं इतना कमजोर मर्द नहीं हूँ जो मुझसे बेटी निकले। मेरा बस बेटा ही हो सकता है, और ये पाप मेरा तो हो ही नहीं सकता। हे भगवान, ये आप क्या नाप शनाप बोल रहे हैं? ऐसे तो रानू दीदी भी फिर कमजोर मर्दानगी की निशानी हुई ना। ये सुनकर वरुण जया के जोरदार तमाचा जड़ देता है। मुझे मर्दानगी की बात सिखाएगी? तेरे घर में खाने के लाले थे तब मैं तुझे यहाँ उठा के लाया। मेरी भी मती मारी गई थी जो उस पंडित की बात पर विश्वास कर लिया कि गरीब की बेटी ब्याहने से दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो जाएगी। यहाँ तो अब दिन की लंका लगी है और रात की शंका। इससे बढ़िया उस एमएलए की बेटी को ही उठा लाता तो आज मेरे मजे ही मजे होते। बेचारी जया खाली पीली इतना सब सुनती जा रही थी। वरुण उसे औकात पर औकात दिखाए जा रहा था। और रही बात रानू की, तो उसका पति जानती है ना तू, करोड़पति है करोड़पति। वो तो बस उसके बाप से जमती कम है, तो हमारे साथ रहता नहीं है। वरना कोई कमी है क्या उसके पास? और हाँ, जानती है ये सब किस वजह से हुआ है? क्योंकि रानू के बेटा है, बेटी नहीं। जिसने पाई बेटी उसके बुढ़ापे की लाठी टूटी। खामखा सारा मूड ही खराब कर दिया। और वरुण जया को धमकाकर वहाँ से चला जाता है। जया कांप जाती है। वो देखती है कि घड़ी में 12 बज गए हैं। आज तो रानू के बेटे का जन्मदिन है। घर में गुब्बारे लगने शुरू हो गए थे। केक लाया गया था। सब लोग रात में हॉल में इकट्ठे हो गए थे और रानू के बेटे शानू को नींद से उठाकर लाया गया। अरे मेरा सोना बेबी सो रहा था, आजा मम्मा के पास आजा। आज मेरा बेटा 6 साल का हो गया है। रानू अपने बेटे को खूब लाड़ लड़ाती है और फिर वो केक काटता है। सब उसे खिला ही रहे थे कि तभी शानू जया को भी केक खिलाने आता है। तभी रानू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है? वो अपने आप खा लेगी। तू पहले गिफ्ट देखना, मैं आज तेरे लिए क्या लाई। और शानू जया को केक नहीं खिलाता। तब रानू एक केक का टुकड़ा काटकर उसे प्लेट में रखकर जया को दे देती है। लो, बड़ी बेकरी का केक है, ज्यादा खाओगी तो पचेगा नहीं। तुमने तो इस केक का नाम भी नहीं सुना होगा। जानती हो क्या? रेड वेलवेट है। खैर, तुम जैसे गरीब लोग बोरी से ऊपर नहीं उठ पाते। वेलवेट का नाम तो कहाँ ही सुने होंगे। जया हर जगह से जलील ही जलील हो रही थी। तभी वो घड़ी में देखती है कि 12:30 बज रहे थे। अब जया की आंखों में चमक आ जाती है। वो किचन में जाती है और उस कटे हुए केक के पीस पर ही एक मोमबत्ती लगाती है और निकल पड़ती है स्टोर रूम की तरफ। तभी जया देखती है कि रानू एक बहुत सुंदर बक्से में सजी एक भारी सोने की चेन शानू के हवाले करती है और बताती है कि वही उसका जन्मदिन का गिफ्ट है। मगर शानू तो जैसे ही चेन देखता है उसका माथा चटक जाता है। क्या बकवास गिफ्ट है मम्मा ये? कोई इतने बड़े बच्चे को चैन से खुश करता है क्या? लाती तो कुछ ऐसा लाती जो मेरे काम आता, जैसे रेसिंग वीडियो गेम वो 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 करके खेलता। मुझे नहीं चाहिए ये, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बेचारी रानू कितने प्यार से लाई थी ये, पर शानू की भी क्या गलती। अब वो इतना सा बच्चा कैसे समझेगा महंगे गिफ्ट की कीमत। ओह, 12:30 बज गए, यानी मेरी छुटकी का जन्मदिन का दिन। रानू के बेटे के ठीक आधे घंटे बाद पैदा हुई थी वो, यानी परिवार की सबसे छोटी सदस्य। लेकिन किसी को भी छुटकी का दिन याद नहीं रहता। सब शानू का बर्थडे तो धूमधाम से मनाते हैं, मगर पूरे दिन मेरी बेटी को एक दुआ भी नहीं देते। मगर तू दुख मत करना बेटी, तेरी माँ भी जिंदा है, मैं मनाऊंगी तेरा जन्मदिन।
और जया अपने बटुए से आज सुनार के पास से लाई हुई वो चांदी की चेन निकालती है और एक चमकीले कागज में लपेटकर उसे गिफ्ट का रूप दे देती है। पाई पाई जोड़कर ये चेन ली है तेरे लिए, तुझे जरूर पसंद आएगी। बिटिया, ओ मेरी छुटकी, इधर आ दरवाजे के पास। छुटकी तो डरकर ही अंधेरे में दुबक कर सो गई थी। वो जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनती है, झट से दरवाजे के पास आ जाती है और अपनी माँ को पुकारती है। माँ, माँ कैसी है तू? तुम ठीक तो हो ना? बुआ और दादी ने मुझे कमरे के भीतर क्यों बंद किया? माँ, यहाँ जरा सी भी रोशनी नहीं है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है माँ। वो बुआ और दादी तेरा भला ही चाहते हैं बिटिया। कल वो देखना तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, क्योंकि पता है आज क्या है? आज मेरी छुटकी का हैप्पी बर्थडे है। ये सुनकर छुटकी खुशी से उछल पड़ती है और जया उसके केक के टुकड़े पर ही मोमबत्ती जला करके दरवाजे के नीचे से छुटकी की तरफ कर देती है और छुटकी सही अपना बर्थडे केक समझ करके बहुत खुशी खुशी काटती है। वो एक बार भी अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं करती कि उसे भी बड़ी पार्टी चाहिए। वो माँ, केक तो बहुत मजेदार था, तुमने खाया? हाँ, मैंने खा लिया, ये तो तेरे लिए बचा लिया था। तभी जया देखती है कि दरवाजे के नीचे से छुटकी ने केक की प्लेट को बाहर सरका दिया है, जिसमें अभी भी थोड़ा सा केक बचा हुआ था। झूठी में बोल रही हो ना तुमने तो खाया ही नहीं होगा। चलो अभी खाओ इसे। मैं जानती हूँ तुमने नहीं खाया। तुमको ना जो भी चीज खाने को मिलती है तुम उसको बचा लेती हो और फिर झूठ बोल देती हो कि हाँ मैंने खा लिया, जबकि तुम तो ना उसे टेस्ट भी नहीं करती हो। ऐसे थोड़ी होता है, हम इसमें से शेयर करके हाफ हाफ खाएंगे, ओते? जया अपनी इतनी छोटी सी बेटी का इतना दरिया दिल मन समंदर देखकर गदगद हो उठती है। वो जानती थी कि खुशियों का आकार कभी भी केक और बड़े पार्टियां तय नहीं करती हैं। जया पीछे देखती है तो रानू फर्श पर पड़ी उस चेन को उठाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और रंजन उसके पास बैठकर उसे समझा रहा था। अरे रानू रानी, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? अरे अपना ही तो बच्चा है, आज फेंक दिया कल वापस उठा लेगा। तुम भी छोटी छोटी बातों पर टेसुए बहाने लग जाती हो। चलो उठो अब और सोने चलो, कल इसका बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है। ओफो, काम ही काम है बाबा, चलो चलो। सबके सोने के बाद भी जया अपनी बेटी के पास ही स्टोर रूम के बाहर बैठी रहती है। छुटकी उससे ऊल जलूल बातें कर रही थी और जया हंसते हुए उसे एंजॉय कर रही थी। माँ, तुम्हारी गोद में सोना है। हाँ बिटिया, मैं एकदम दरवाजे से सट कर बैठी हूँ, तो सो जा, लगेगा कि माँ की गोद में ही सोई है। माँ, वो देखो ना, रोशनदान से उजाला भीतर आ रहा है। वाह, कितने सारे तारे कैसे चमक रहे हैं माँ। माँ, एक बात बताओ। माँ, ये आसमान में जो तारे होते हैं ये सब कांच के बने होते हैं क्या? धत, कांच के क्यों बने होंगे? ये सब तो भगवान के बनाए हैं अपने जादू से। तो फिर सब लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि तारा टूट गया? टूटता तो कांच ही है। पिछले हफ्ते ही तो शीशा तोड़ने पर कूट पड़ी थी। मेरी छुटकी बड़ी होकर जरूर एक दिन साइंटिस्ट बनेगी। अच्छा, अपना हाथ आगे ला। और छुटकी दरवाजे के नीचे से ही अपना हाथ बाहर निकालती है और जया झट से चमकीले कागज में लिपटी हुई चांदी की चेन छुटकी के हाथ पर रख देती है। छुटकी चेन देखती है। ये क्या है? मैं जानती हूँ कि तेरे भाई को बहुत महंगे गिफ्ट मिलते हैं, वहीं मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं ला पाती, पर बेटा इस बार मैं तेरे लिए बस यही ला सकी। वाह माँ, ये तो कितनी सुंदर है, पर ये तो बहुत महंगी होगी ना? नहीं, महंगी खरीदने का पैसा नहीं है तेरी माँ के पास। माँ, तुमने ये चेन लेने के लिए अपनी कौन सी जरूरत काटी माँ? बताओ ना। जया अपनी बेटी के मुंह से ऐसी परवाह भरी बात सुनकर ही समझ गई थी कि बड़ा बड़ा बर्थडे केक और महंगे गिफ्ट के भी उसके बेटी उससे बहुत प्यार करती है और जया खुशी से गदगद नहीं फूलती। उधर रानू का लाडला ना ही उससे बात करके सोया, ना ही उसका गिफ्ट लिया। अब बारी अगले दिन की थी। छुटकी को भी स्टोर रूम से बाहर निकाल लिया गया था और शाम को घर में एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन पार्टी में एक बहुत बड़ा तमाशा अभी इंतजार कर रहा था। किस तरह का तमाशा, ये जानने के लिए आइए हमारे चैनल की नई कहानी गरीब भाभी वर्सेस अमीर ननद की कहानी। संध्या का समय था। शानू के बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। घर में काफी लोग आ जा रहे थे। तभी रानू अपने बेटे को मोटी सोने की चेन पहनने को कहती है।
शानू बेटा पहन ले तो ये चेन, वरना लोग बाग तेरा सूना गला देखकर बोलेंगे कि रानू का बेटा तो भूखा नंगा गरीब है। तू चाहता है क्या तेरी माँ के बारे में लोग बातें बनाए? और बेचारा शानू पैसे के उस शो ऑफ को अपने गले में टांग लेता है और पार्टी में मस्ती शुरू होने लगती है। लेकिन जहाँ एक बच्चे की मस्ती थी, वहीं दूसरे बच्चे यानी छुटकी के लिए ये कोई पार्टी मजेदार नहीं थी। वो तो बेचारी वेटर की तरह सबको चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक देते हुए घूम रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ जया भी लोगों की आव भगत में लगी थी। मेरे हिस्से का खाना भी अगर बचा लूं तो कल छुटकी को टिफिन में ये बढ़िया सामान पैक करके भेज सकूंगी, बड़ी खुश हो जाएगी। वैसे भी अक्सर कहती है कि माँ वो बगल वाला खाने में आज चीज ब्रेड लाया और वो बर्गर, पर मुझे तो तुम्हारे हाथ का पराठा ही पसंद है। ये सब नहीं, पगली अपनी माँ का दिल रखने के लिए बोल देती है। लेकिन मैं सब समझती हूँ छुटकी कि बाकी बच्चों की तरह तेरा मन भी तो अति चंचल है। जया इधर रुमाल में खाना पैक कर ही रही थी कि तभी पीछे से उसे शारदा पकड़ लेती है। ओ चोर चोर चोर, छोटी मेरी बेटी की पार्टी में अपनी बाल्टी भरना चाह रही है। और शारदा जया के बाल पकड़कर उसे भरी महफिल में बीच लाकर फेंक देती है। वहाँ खड़े सब लोग ये देखकर अचंभित थे कि आखिर घर के इस जश्न रात में ये तमाशा कैसा। जया कुछ समझ पाती कि तभी वो देखती है कि दूसरी तरफ से रानू छुटकी के कान खींचकर उसे भी बीच में लाकर फेंक रही होती है। बुआ बुआ, मेरा कान बहुत दुखला है, मेरा कान बुआ, छोड़ो छोड़ो ना, छुटकी, अरे रानू इसे छोड़ दो, इसने क्या कर दिया? अब इस छोटी की बेटी ने क्या किया है? माँ तो माँ, बेटी भी कम लोमड़ी नहीं है रानू। सही बोली तू माँ, पर बता पहले इसकी माँ ने क्या किया है? तेरी पार्टी में खाना कम पड़े इसलिए तेरी भाभी खाना चुरा रही थी, वो तो मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। नहीं नहीं माँ जी, मैंने खाना नहीं चुराया, मैं बस अपने हिस्से का खाना पैक कर रही थी। सोचा कल छुटकी को टिफिन में पैक करके दे दूंगी, उसका भी तो जन्मदिन है ना आज। तो तेरी बेटी के जन्मदिन का ठेका मेरी बहन लेगी क्या, जो तू इसका खाना सूतने पर लगी है? वैसे किया क्या है इसकी बेटी ने रानू, बताना जरा, अभी इसकी खाल खींचता हूँ। नहीं पापा, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया है, वो बुआ को गलत फहमी हुई थी। हाँ, गलत फहमी नहीं, तू ही इस फैमिली में गलत है। छिपकली भाई, मैं बताती हूँ, कल जो तेरे भतीजे को मैंने भारी मोटी सोने की चेन दी थी, अभी तेरी बेटी ने वही चेन उसके गले से चुराकर अपने गले में डाल दी थी। नहीं नहीं, मेरी बेटी चोर नहीं है। अच्छा, अगर तेरी बेटी चोर नहीं है तो हम झूठे हैं? ठीक है, अगर यही बात है तो रुक, अभी दिखाती हूँ। और रानू छुटकी का गला जया को दिखाती है, जिसमें सोने की चेन लटक रही थी। उसे देखते ही जया का माथा ठनक जाता है और वो भड़क कर कहती है, छुटकी ये सब क्या है? तूने चोरी करी? यानी कि यहाँ मैं दावे से कह रही हूँ कि मेरी बेटी चोर नहीं है और तू सोने की चेन चुरा रही है। मैंने तो तुझे तेरी खुद की चेन दी थी ना, तो फिर चोरी की क्या नौबत आ गई, जो तूने सबके सामने अपनी माँ की इज्जत की जरा सा भी ख्याल नहीं रखा। माँ तुम रो नहीं, मैंने सच में चोरी नहीं की। तुम शानू के गले में देखो, उसने मेरी चेन पहनी है और मैंने उसकी, हम दोनों ने तो बस बदली थी आपस में। मैं कोई चोर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की माँ। सोने की चैन पहनने के बाद शानू का मुंह सड़ा हुआ था, इसलिए वो कोने में बैठा था। तभी वहाँ से छुटकी कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रही थी। उसे देख शानू आवाज लगाता है, ए वेटर गर्ल, ओ वेटर। शानू भैया, मैं कोई वेटर थोड़ी हूँ, फिर तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? माँ कहती है नौकर को हमेशा ऐसे इशारे से ही ए ओ ओए करके बोलना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि उनकी औकात क्या है। नहीं भैया, ये गलत है। चाहे वेटर हो या डिलाइवल, हम सबको इज्जत से पहचाना चाहिए। आखिर सब अपना अपना काम ही तो कर रहे हैं। अगर वो हमारे नौकर हैं तो हम भी कहीं ना कहीं किसी के नौकर ही हुए ना। तो सोचो, कोई अगर आपसे ऐसे बर्ताव करता तो आपको कैसा लगता? छोटी सी छुटकी ने लाख पते की बात कही थी, क्योंकि छुटकी की रगों में अभाव वाली जिंदगी के संस्कार घूम रहे थे और शानू की रगों में रानू के पैसों का घमंड। ठीक है छुटकी, अब तू जल्दी से एक ठंडा पिला दे, मेरा तो गर्मी से दम घुट रहा है। ऊपर से गले में ये गंदी सी चैन माने डाल दी है। छुटकी झुककर उसे गिलास पकड़ा ही रही थी कि तभी उसके गले की चांदी की चेन बाहर निकल जाती है, जिस पर शानू की नजर पड़ती है। वाओ, कितनी सुंदर चैन है तेरी तो छुटकी, कितनी पतली पतली,
कितनी वाइट एंड शाइनी है। काश माँ मेरे लिए भी ऐसी ही चैन लाती। मुझे तो देख कैसी पीली सी अजीब सी मोटी मोटी चैन पहना दी है। कोई बात नहीं शानू भैया, माँ जो भी लाती है अच्छा सोच करके ही लाती है। अब देखो मुझे तो ये वाली चेन पसंद नहीं है, पर माँ ने दे दी तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। नहीं यार, आइडिया, क्यों ना तू मेरी वाली चैन पहन ले और मैं तेरी वाली। इससे दोनों का काम होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और दोनों भाई बहन आपस में ही चेन बदल लेते हैं और खुशी खुशी आगे की पार्टी अटेंड करने लगते हैं कि उधर खेल रहे शानू की गर्दन पर रानू की नजर पड़ती है तो उसे वहाँ कोई गोल्ड चेन नजर नहीं आती है। ये देख रानू आग बबूला होकर इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसकी नजर बगल से गुजर रही छुटकी के गले में पड़ी और उस मोटी भारी चेन पर जाती है और बस रानू का प्रकोप छुटकी पर भारी पड़ता है। रानू बिना कुछ बोले ही जाकर पीछे से छुटकी की गर्दन जकड़ती है। हेलो बुआ, जूस पियो दे। बुआ की भतीजी तू तो गई, रुक अभी तेरी माँ को तेरी हरकत बताती हूँ। शानू जानता था कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। ये सोने की चेन उसके लिए फंदा ही बन चुका था। वो देख रहा था कि रानू शानू की ओर बढ़ रही है, इसलिए वो मौके पर ही अपने गले से वो चांदी की चेन निकालकर साइड में फेंक देता है ताकि पकड़ा ना जाए और रानू आकर उसकी गर्दन खाली देखती है। लो, तेरी चोर बेटी मेरे बेटे को फंसाने चली थी। अरे मेरा बेटा क्यों ही पहनेगा तेरी सस्ती चेन को। तुम दोनों माँ बेटी ही चोर हो और चोरों का इस घर में रहने का क्या फायदा। माँ आज तो बस बात चेन में टली है। पता नहीं दोनों माँ बेटी घर में क्या क्या चुराती होंगी, क्या क्या छुपाई होंगी अभी तक। हमें तो इनकी तलाशी भी लेनी चाहिए। तलाशी? हाँ, तलाशी तो बनती है जी, पर भाभी जी की तलाशी तो मैं ही लूंगा। आफ्टर ऑल घर का जवाई हूँ तो मेरी भी इस घर के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। फिक्र मत करना रानू, ऐसी तलाशी लूंगा कि इनका चप्पा चप्पा भी नहीं बच पाएगा। रानू रंजन की आंखों में शैतानी देख पा रही थी। वो जानती थी कि रंजन वैसे भी बहाने से कभी कभी उसका हाथ छूने की कोशिश करता था और आज तो साबुत जया उसके सामने है। लेकिन घर का और कितना तमाशा बनाएंगे। अब ये बर्थडे फड्डे खत्म करो और सबको अपने घर भेजो, फिर ठिकाने लगाते हैं दोनों माँ बेटी को। तब तक के लिए इस छुछुंदरी को मैं मजा चखाती हूँ। और रानू सब मेहमान को विदा करने लगती है। वहीं शारदा छुटकी को जोर से पकड़कर स्टोर रूम की ओर ले जाने लगती है। दादी दादी आज नहीं, दादी आज मेरा जन्मदिन है, आज मत करो ऐसे, मुझे अंदर बहुत डर लगता है। क्यों री, ये तुझे कांड करने से पहले सोचना था ना कि कर्म करके तू बच नहीं सकेगी। शानू जानता था कि सब कुछ उसके डरने की वजह से ही होता है, तो वो हिम्मत करके अपने बाप के पास जाता है। पापा, ओ पापा, एक बात बताऊं क्या? छुटकी ने एकदम सच कहा था। वो मैंने उसे अपनी चैन पहनने को दी थी, उसने चोरी नहीं करी थी। आप सबको बता दो ना कि शानू डर गया था बस थोड़ा सा, लेकिन छुटकी सच बोल रही थी। जो बात कोई नहीं जानता उसे बताओ ही मत, वरना मम्मा को पता लगेगा तो मुझे भी मार पड़ेगी। जा बेटा अपने कमरे में जाकर सो जा, और खबरदार मुंह खोला तो तेरी मामी है ना, मुझे बस उससे थोड़ा सा तलाशी खेलना है। तब तक के लिए तू अपना मुंह बंद रखना। रंजन कैसे इतना अच्छा मौका छोड़ सकता था जब उसे अपनी गंदी नीयत जया के ऊपर डालने का इतना खुला मौका मिल रहा था, और उसने शानू का भी मुंह बंद कर दिया। अब बारी आई थी तलाशी की। जया अपने कमरे में पहुंचती है। वहाँ पहले ही वरुण था। छी, जब देखो बस शर्मिंदा ही कराती हो, वो भी मेरे ही जीजा के सामने। छी, बेचारे जवाई भाई होकर भी परिवार के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। जीजा जी आप तलाशी लीजिए, और जरा सा भी कुछ गड़बड़ मिले तो बख्शना मत इसे। रंजन के मुंह में तो लालच का रस बह रहा था। वो भोला बनकर मुंह हिलाता है। जी साले साहब, मैं अच्छे से तलाशी लूंगा, वो भी चप्पे चप्पे की। वैसे भाभी जी हमारी हमेशा से अजीज रही हैं, क्यों भाभी जी? रंजन जया की ओर खराब तरह से देखता है और जया वहीं सहम जाती है। अब देखिए क्या जया को इस दरिंदगी से कोई बचा पाएगा, या गरीब का कोई नहीं होता, ना बाजार में ना भरे पूरे परिवार में। जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी गरीब भाभी अमीर ननद की खींचातानी। जया खड़ी खड़ी कांप रही थी और रंजन उसके करीब आता है। पहले वो बहाना लगाकर अलमारी और कमरे में ताका झाकी करता है और फिर वो जाता है जया के करीब, एकदम करीब। भाभी जी जरा आपकी भी तलाशी ले ही ली जाए, मुझे भी तो पता चले कि आखिर आपने कौन कौन सा खजाना छुपा रखा है साड़ी के पीछे।
नहीं नहीं रंजन जीजा जी, ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, इनको रोक लीजिए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वरुण के कानों में जया की आवाज पड़ती है और वो भीतर झांकता है। तुझे ठीक लगे ना लगे, जीजा जी को ठीक लगना चाहिए ना। इनको अच्छे से तलाशी लेने दे जया। तू जो ऐसे रो रही है उससे तो एक ही बात लगती है कि चोर तू ही है और सारे तिनके तेरे आसपास ही गड़े हुए हैं। वैसे भी रंजन जी जो करेंगे वो इस घर के अच्छे के लिए ही करेंगे। कभी तो पॉजिटिव हो जा। जब देखो हर काम में रोती ही रहती है। वरुण ने जया की एक ना सुनी और जाते जाते दरवाजा भी कस के लगा दिया। यूं लग रहा था जैसे वरुण भी चाहता था कि आज रंजन जया को अपने हाथों से पूरा मसल दे, और जया के पास अब बचने की कोई जगह नहीं थी। वो हार मानकर बस मूरत की तरह खड़ी हो जाती है और रोती रहती है। रंजन जया को छूना शुरू करता है। उधर शारदा छुटकी को अंधेरे स्टोर रूम में लेकर जैसे ही जाती है, वो भूल जाती है कि स्टोर का दरवाजा बहुत दिनों से जाम हो रहा था, इसलिए गलती से उसके पांव लगने से दरवाजा भीतर से ही बंद हो जाता है और अब स्टोर रूम में दादी पोती दोनों लॉक हो जाती हैं। अंदर कोई बत्ती नहीं थी क्योंकि सारे स्विच बाहर की ओर ही थे, इसलिए अब स्टोर रूम में अंधेरा था। अंधेरा देखते ही छुटकी कसकर अपनी दादी का हाथ थाम लेती है। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है अंधेरे से, मुझे बाहर ले चलो दादी। मैं आगे से शानू से दूर रहूंगी, प्लीज बाहर ले चलो दादी। शारदा छुटकी की किसी बात पर रिएक्ट करती कि उससे पहले ही वो जमीन पर गिर जाती है और उसे गिरता देख छुटकी घबरा जाती है। दादी दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ आपको? दादी उठो ना। दादी तो ही है क्या बाहर? तो ही है क्या? छुटकी दरवाजा पीटकर बाहर से मदद मांग रही थी, लेकिन बाहर स्पीकर की धुन पर नाचने वाला बर्थडे बॉय शानू तेज वॉल्यूम में मजे कर रहा था, जिसकी वजह से स्टोर से आने वाली आवाजें किसी के भी कान तक जाती ही नहीं है। छुटकी बार बार शारदा को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। शारदा की सांसें तेज हो रही थी। छुटकी को नहीं समझ आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वो दादी के पांव तेज तेज से मसलने लगती है और धीरे धीरे शारदा नॉर्मल होती है। दादी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो मुझे अंधेरे से घबराहट होती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, निकालो। हाँ, हाँ। शारदा को यूं तड़पता देख छुटकी उसके पास आकर अपने नन्हे हाथों से उसका सर सहलाती है। दादी शांत हो जाओ, मैं पहले ही चिल्ला चुकी पर कोई नहीं सुन रहा। और तुम डरो मत, मैं हूँ ना। जब अंदर दो लोग हैं तो डर कम लगेगा। मैं तो अकेले रहती थी तब ज्यादा घबराहट होती थी। अभी तो 2-4 मिनट के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी भी आने लगेगी। तब तक मैं कुछ करती हूँ। और अंधेरे में छुटकी स्टोर रूम में इधर उधर हाथ मारने लगती है। शारदा हैरानी से छुटकी की हरकत समझने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही है रीतू? अंधेरे में इधर उधर जाएगी तो गिर जाएगी ना? नहीं दादी, मुझे सब याद है कौन सी चीज कहाँ रखी है। वो घर से ज्यादा तो मैं यहीं रहती हूँ ना, तो बस याद हो गया। ये बात सुन शारदा को बड़ा दुख होता है कि इतनी सी जान को वो इस अंधेरे कमरे में जब चाहे लॉक कर देती थी। और छुटकी एक पुरानी टॉर्च निकाल लेती है और उसे ठक ठक करके जलाकर शारदा को दे देती है। लो दादी, इसे जलाकर पास रखोगी तो डर नहीं लगेगा। ओह, तो तेरे यहाँ रुकने का ये तरीका है? अंदर जब अंधेरा ही नहीं है तो बेटी आराम से रह ही लेगी ना, अब समझी? नहीं दादी, ये टॉर्च आज ही मैंने जलाई है। सोचा था किसी ज्यादा डरावने दिन के लिए इसे बचा कर रखूंगी, पर आज तुमको इसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे अब इस अंधेरे की आदत हो गई है। हाँ, शुरू के आधा घंटा बहुत डर लगता है कि कहीं से किसी भूत का हाथ ना आ जाए। आसपास कॉकरोच की आवाज चुड़ैल की आवाज जैसी लगती है, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तुम डरो मत दादी, मैं हूँ ना। छुटकी शारदा का सिर सहलाती है और उसे खूब दुलार करती है। ये देख शारदा का दिल पिघलना शुरू हो गया। कब बाहर निकलेंगे यहाँ से? 3 घंटे बाद। अरे क्या हुआ दादी? मैं अक्सर अंदर लगभग 5 घंटे बैठती हूँ, पर आज तुमने मुझे लेट अंदर डाला तो बस 4 घंटे की बात है। 1 घंटा तो बीत गया। क्यों री, तू इतनी कैसे घड़ी के मामले में पक्की है?
वो मैं जब अंदर बैठकर रोती थी तो माँ ने हमेशा मुझे बाहर से कुछ ना कुछ करके टाइम पास करना सिखाया था। उसमें बिना घड़ी के भी घड़ी देखना भी एक चीज थी और मुझे पता चल जाता था कि आप लोग मुझे कब बाहर निकालोगे। कितना जुल्म किया इस छोटी सी लड़की पर मैंने, रानू ने। तब भी देखो कैसे तन कर खड़ी है। वही चंचलता, वही भोलापन। एक बार भी नहीं कहा कि दादी तुम बुरी हो। दादी टाइम पास के लिए तुमको एक चीज दिखाऊं? और छुटकी अंधेरे में ही फिर से इधर उधर हाथ मारकर एक पुराना फैमिली एल्बम निकालती है और उसकी धूल दूर जाकर साफ करती है ताकि शारदा को सांस की दिक्कत ना हो। उसकी इतनी समझदारी को शारदा बड़ी ध्यान से देख रही थी। अब स्टोर का अंधेरा भी थोड़ा ढल रहा था। दादी ये एल्बम यहाँ गिरा रखा है, बताओ कितनी अच्छी तस्वीरें हैं इसमें। इसे तो कमरे में रखना चाहिए। चलो मैं तुमको फैमिली टूर पर ले चलती हूँ। और छुटकी टॉर्च लेकर शारदा को सबकी तस्वीरें दिखाती है। जब शानू पैदा हुआ था तब वो कितना छोटा था और रानू रंजन ने शानू का बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाया। और दादी तुम अगले पेज पर जाओगी ना तो रुको रुको, मैं खुद दिखाऊंगी तुमको। वहाँ पर शानू के बर्थडे पर सबने मिलकर शानू के मुंह पर ऐसा केक लगाया था ना। दादी की फोटो में शानू इतना फनी लग रहा है, इतना फनी लग रहा है कि मेरा तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया था। वो उस दिन तुम पूछ नहीं रही थी कि इस मूवी को रात के अंधेरे में ऐसा क्या दिख गया जो गले फाड़ फाड़ के हंस रही है। यही तो फोटो देखी थी दादी मैंने। मुझे एल्बम बहुत अच्छा लगता है। तुमको पसंद आया दादी? छुटकी के मासूमियत भरे सवाल, उनके जवाब, उसकी बातें शारदा के मन को अब मोहने लगी थी। और देखते देखते सारा एल्बम खत्म हो गया, पर वहाँ छुटकी की एक भी तस्वीर नहीं थी, जबकि छुटकी और शानू का जन्म साथ साथ ही हुआ था। क्यों रे छुटकी, इस एल्बम में तो तू है भी नहीं, फिर तुझे ये क्यों पसंद है? और तुझे ये नहीं लगा कि यहाँ तुझे भी होना चाहिए था? लगा था ना दादी, जब शुरू शुरू में एक बार देखा ना तब लगा, फिर दूसरी बार पर देखा तब थोड़ा सा लगा, फिर तीसरी बार देखा तो फिर बिल्कुल नहीं लगा। ऐसे लगा कि ये एल्बम मेरे भाई का है और मेरा भाई अगर खुश है तो उसे देखकर क्या मुझे खुशी नहीं होगी? माँ हमेशा कहती है कि छुटकी तू बहुत खास बच्चा है और खास बच्चों को प्यार करने के लिए लोगों को थोड़ा सा समय लगता है ना दादी। पर मुझे पता है एक ना एक दिन आप लोग मेरा भी एक ऐसा ही एल्बम बनवाओगे। बस इसलिए शानू को देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। आखिर वो है तो मेरा भाई ना दादी। और शारदा जैसे ही उस नन्ही सी जान का इतना मीठा जवाब सुनती है तो झट से उसका हाथ लपक करके उसे अपने सीने से लगा करके खूब दुलार करती है, उसका माथा चूमती है, उसके बाल सहलाती है। इतना प्यार छुटकी को कभी मिल भी सकता था ये उसने सोचा भी नहीं था। और वो दादी के इतने करीब आकर के सीधा उसे कस के सीने पर लिपट जाती है। ये सब क्या अनर्थ चल रहा था इस घर में? एक बच्ची जो संस्कारों से इतनी लबालब भरी हुई है, उसकी ओर हमने एक आंख उठाकर तक नहीं देखा। बस हमेशा इस घर की अपनी मनमानी करने वाले बेटों की पूजा होती रही। जो असल में घर की लक्ष्मी रही उसको तो कभी माना ही नहीं। कितनी प्यारी बच्ची है, कैसे अपनी मासूम बातों से मन को मोह लेती है। उधर स्टोर रूम में जहाँ दादी पोती का भरत मिलाप हो गया था, वहीं रंजन भी जया के साथ अपने मिलन का ख्वाब लेकर लपलपाते मुंह से उसके करीब आकर सीधे जया के सीने पर हाथ मारकर उसका साड़ी का पल्लू नीचे गिराता है। हाय, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे खजाना तो नहीं है? आज जाकर तुम काबू में आई हो भाभी जान। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। उधर शानू ने इतनी तेज स्पीकर बजाया हुआ था कि तभी रानू आकर उसे एक चांटा लगाती है और रिमोट लेकर उसे बंद कर देती है। जैसे ही शोर खत्म होता है रानू के कानों में जया की चीख सुनाई पड़ती है। अब इस नौटंकी पर क्या वार हो गए जो इतना गला फाड़ रही है? हाँ, तमाशा ही करवा लो इससे। और रानू गुस्से से भरकर जया के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। ओहो, अब मैं इसका भी दरवाजा खटखटाऊंगी क्या? फकीर चंद के पास छुपाने को होगा ही क्या, सीधे ही घुसोरे कमरे में। और रानू एक झटके में कमरे का दरवाजा खोल देती है। सामने खड़े रंजन के हाथ में जया की साड़ी का पल्लू था और जया बिना आबरू के दोनों हाथों से अपने सीने को समेट करके सुबकते हुए एक कोने में खड़ी थी। रानू अपनी आंखों से ये नजारा देखकर हिल उठती है।
अब देखिए क्या रानू को समझ आएगा कि आखिर उसके कर्म कैसे उसी पर भारी पड़ रहे हैं और गरीब भाभी की इस अमीर ननद की बुद्धि ठिकाने आएगी कि नहीं। रानू देखती है कि रंजन ने उसका पल्लू थामा हुआ है। रंजन ये सब। रंजन रानू को कमरे में आता देख घबराकर जया का पल्लू छोड़ देता है और रानू के पास खड़ा होकर ड्रामा करने लगता है। रानू, अच्छा हुआ तुम आ गई। भाभी जी की नीयत मुझ पर ठीक नहीं है रानू। मैं कमरे की तलाशी लेने लगा तो कहती हैं जीजा जी कमरे की तलाशी लेकर क्या करोगे, तिजोरी तो मेरे पास है, जरा मेरी भी तलाशी ले लो। और रानू फिर ये मुझसे आगे चिपकने लगी। मैं आवाज भी लगा रहा था कि छोड़ो मुझे छोड़ो, तब कहती हैं कि लड़का आवाज लगाए तो कोई नहीं सुनता, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी है। अच्छा हुआ तुम आ गई रानू, अच्छा हुआ, वरना मैं तो। रंजन का पासा पड़ तो सही गया था। रानू तो अपने पति की ही बात मानेगी, तो वो जया की ओर घूर कर देखती है। नहीं नहीं रानू, ये सब झूठ है, ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये ही थे जो मेरे बदन पर इधर उधर हाथ मार रहे थे। रानू जया की एक बात भी नहीं सुनती है और उसे पकड़कर बाहर लेकर आती है। तब तक शानू भी अपनी दादी और छुटकी को स्टोर रूम से बाहर लेकर आ चुका था। उधर शारदा को समझ आ गया था कि छुटकी तो बस प्यार करने के लायक थी, जिसे उसने इतना धुतकारा था। तो शारदा छुटकी को गोद में उठाकर खूब लाड़ लड़ाती है। तभी सब देखते हैं कि रानू ने जया को खींचकर हॉल के बीच में ला खड़ा किया है। रानू जी मेरी बात तो सुनो, कोई तो मेरी बात का विश्वास करो। रानू क्या हुआ? वही हुआ माँ जिसका डर था। आखिर इस करमजली ने मेरे भाई के साथ साथ मेरे पति पर भी अपनी गंदी नजर डालना शुरू कर दिया ना। रंजन जया की खिंचाई होते देख बड़ा खुश होता है। ये तो वही बात हुई, सांप भी मर गया और लाठी का भी नाम नहीं आया। रंजन ने जया पर अपनी आंख भी सेक ली और फंस जया ही गई। सच ही कहा, जुर्म होना और जुर्म की सजा मिलना सब गरीबों के हिस्से में ही आया है। अगर जया अच्छे अमीर घर से होती तो उस पर कोई शक भी नहीं करता। लाज नहीं आई तुझे भाभी? मेरे ही भाई के घर में मेरे ही पति को रिझा रही है, लाज क्यों नहीं आई तुझे? रानू ने अब आखिरकार जया पर हाथ उठा ही दिया था और वो उसे मारने लगी थी। अपनी माँ का ये दुख देखकर छुटकी दौड़कर रानू के सामने आती है और उसे दूर धकेलने लगती है। वो जया को बचा रही थी। हटो, दूर हटो मेरी माँ से बुआ, जब देखो मेरी माँ को सताते रहते हो। दूर हटो, हट जाओ ना। बदतमीज छिपकली, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे धक्का मारेगी। तेरी माँ तो बाद में कुटेगी, पहले तेरी ही बारी। और रानू छुटकी को पीटना शुरू करती है। ये देख जया की आत्मा जलने से पहले ही शारदा का सारा खून जल जाता है और वो भागकर रानू का हाथ हवा में ही पकड़कर उसे झटक देती है और रानू को घूर के देखती है। बस कर रानू, क्या कर रही है तू? इस छोटी सी जान को इतनी बुरी तरह मार रही है। अरे इसकी उम्र ही कितनी है, देख तो जरा, जानवरों की तरह मार रही है इसे। खबरदार इस पर हाथ उठाया तो तेरे शानू को कोई पीटे तो तुझे कैसा लगेगा? हाँ। और शारदा रोती हुई छुटकी को गोद में लेकर चुप कराती है। ये देख रानू हैरान थी। माँ ये तो किसकी साइड ले रही है? ये इस फकीरन की बेटी है। आखिर इसके पास है ही क्या जो हम इसे सर पर बिठाएं? पहले तो पैसे की भिखारी थी और अब तो चरित्र से भी कंगाल निकली। ये बेचारा मेरा भाई। एक मिनट रानू, शायद तू गलती कर रही है इस बार। मैं मान सकती हूँ कि जया के पास धन दौलत अच्छा अमीर घर बार नहीं रहा, लेकिन उसके पास जो दौलत है वो मैंने आज जान ली है। और काश भगवान वो दौलत मुझे भी देता तो आज घर का नक्शा कुछ और होता। कैसी दौलत? ये सब क्या बोल रही है तू माँ? जरूर इस जया ने तुझे कोई पट्टी वट्टी पड़ा दी होगी। नहीं, ये बेचारी क्या पट्टी पड़ाएगी। ये तो हम सबसे इतना डरती है कि इसके मुंह से बोली तक नहीं फूटती है। मैं बात कर रही हूँ धन लक्ष्मी की। हाँ, जया के संस्कारों से छुटकी जो औलाद बनी है वो हर दौलत से ऊपर है। तू खुद बता रानू, आखिरी बार कब था जब तू मेरे पास बैठकर चुगली की चाशनी की बजाय सुख दुख की बातें करी हो या पूछा हो माँ तू कैसी है, पाँव दुख रहे हैं तो दबा दूं क्या? याद भी है क्या तुझे? क्योंकि इसमें तेरा दोष नहीं है। मैंने ही तुझ में कभी ऐसे संस्कार नहीं भरे कि तू बैठकर दो नॉर्मल बात भी कर सके। जब देखो सिर्फ बुराई ही उगलती रहती है। रानू शारदा की बात से शर्मिंदा होकर नीचे देख रही थी।
आज जानती है मैं इस नन्ही सी जान को फिर से सजा देने के लिए जब स्टोर रूम के अंधेरे में गई तो वहाँ कैद हो गई। हुई तो अंधेरे में कैद थी, लेकिन जब वहाँ से बाहर निकली तो एक ऐसी रोशनी मिली कि मुझे समझ आ गया कि किसी का स्तर पैसे से नहीं, उसकी औलाद और उसके पास जो संस्कार है उससे है। जया शारदा को अपनी साइड लेते हुए देखकर उसके आगे हाथ जोड़कर शुक्रिया करती है। नहीं बेटी, तू क्यों हाथ जोड़ रही है? हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए जो मैंने कभी तुझे अपनी जगह बनाने का मौका ही नहीं दिया। ऊपर से मैंने ही गलत किया जो इस घर को गरीब भाभी और अमीर ननद के फासले में बांट दिया। हो सके तो मुझे माफ करना। माँ जी पर चुप, एकदम चुप, तू चुप। रानू बेटा, मेरी बात सुन। जया भूखे घर से हो सकती है, लेकिन चरित्र से गिरी हुई नहीं हो सकती। मैं नहीं मान सकती। तू खुद सोच, जया के संस्कारों की वजह से ही उसने आज तक हमारे आगे भी जुबान नहीं खोली कभी, और वो तेरे पति पर नजर मारेगी? असंभव, मैं नहीं मानती। तो क्या इसका मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? देख रानू, तेरी माँ मुझे झूठा बता रही है। मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है। हाँ, वैसे भी घर जमाई की इतनी इज्जत होती ही कहाँ है आजकल। जाओ जमाई जी, और अब से कभी कभी आना तो हमें भी अच्छा लगेगा। माँ, तूने मेरे पति की बेइज्जती करी है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। और रानू रंजन के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वो शानू को भी साथ ले जाती है। उसे जाता देख छुटकी को रोना आ जाता है। माँ जी, उनको रोक लो, सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही चली जाती हूँ। देखो शानू भी कितना रो रहा है। ये घर है रानू का, मैं यहाँ फिट नहीं होती, मैं ही खुद जा रही हूँ। अब माँ जी, उनको वापस बुला लो। चुप, एकदम चुप। त्याग की मूरत बनने का ठेका ले रखा है क्या तूने? एक तो तेरी साइड लेकर पहला सही फैसला कर रही हूँ, और ऊपर से तेरे अलग ही नाटक हैं। यहीं रह चुपचाप। रानू नहीं जानती कि वो अभी क्या कर रही है। जब उसकी आंखें खुलेंगी तो सब समझ जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक और बुद्धि को ठिकाने लगाना है। शारदा पास खड़े वरुण को एक तमाचा लगाती है और वो गाल ही सहलाता रह जाता है। ये तमाचा तुझे नहीं, मेरे संस्कारों को पड़ा है, जिसकी वजह से तू ऐसा हो गया। अरे तेरी बीवी के साथ घर में इतना सब होता रहा और तूने आवाज तक नहीं उठाई है? याद रखना वरुण, अपनी पत्नी की इज्जत बस पति के हाथ में होती है। उसी से घर में पत्नी का रुतबा बनता है। जया तेरे भरोसे पर है इस घर में। आइंदा से इससे सही बर्ताव नहीं किया ना तो देखना तू भी घर से बाहर जाएगा। वरुण डर के मारे जया के पास आकर उससे माफी मांग लेता है और इस तरह देखते ही देखते जया की जिंदगी एकदम ट्रैक पर आ गई। छुटकी, कहा था ना तू बहुत खास है। आज तेरे जन्मदिन पर देख, तेरी माँ को नई जिंदगी मिल गई। छुटकी खुशी से वरुण और जया के गले लगती है और सब ठीक हो जाता है। लेकिन रानू की अकड़ तो अब भी वैसी ही थी। वरुण और रानू अलग जाकर रहने लगे। दिन बीत रहे थे। अब जाकर जया नौकरानी से घर की बहुरानी बन गई थी। और एक दिन छुटकी खेलते हुए देखती है कि दरवाजे पर खड़ी रानू की गोद में शानू था और रानू रो रही थी। अरे तुम रानू, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, अंदर आओ। मुझे माफ कर देना भाभी, तुम एकदम सही थी। उस दिन पक्का रंजन ही होगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था, क्योंकि जब से हम लोग अलग रह रहे हैं, यहाँ आने वाली नौकरानी का बर्ताव मुझे ठीक नहीं लगा। महंगा फोन, महंगे तोहफे, रोज मिलना। मैंने पूछा कहाँ से आता है तो कोई भी बहाना लगा देती। एक दिन जब मैं बाजार से लौटी तो मुझे बेडरूम में से हंसी ठिठोली की आवाजें आने लगी और मैंने झांक कर देखा तो रंजन नौकरानी के साथ बिस्तर में था और मैं शानू को लेकर यहाँ आ गई। रानू, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और जीजा जी, उनका क्या? अरे सीधे यहाँ थोड़ी आई हूँ, पहले तो उस हरामी को पूरे अच्छे से नाप तोल कर आई हूँ। माँ, इतना कूटा ना उसे मैंने कि अब भाभी तुम पर तो क्या, ना नौकरानी और तो और खुद की बीवी पर भी नजर उठाने से डरेगा ससुरा। काश उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। नहीं रानू, उस दिन तुम बस सुनती, पर अब तुमने खुद देखा तो अच्छे से जान गई। माँ ने एकदम सही कहा था भाभी कि अमीरी गरीबी कभी भी संस्कारों का पैमाना नहीं हो सकती। सच कहूँ तो तुम मुझसे कहीं ज्यादा अमीर हो भाभी, और मैं तो बस एक गरीब नादान बेवकूफ सी तुम्हारी ननद। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं रानू, नहीं, हम सब परिवार हैं। यहाँ माफ करना, माफी मांगना सब हराम है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और रानू तब छुटकी का सिर सहलाकर अपने गले से सोने की चेन निकालकर उसके गले में डालती है। तुमको पीली चेन पसंद है ना छुटकी? लो बुआ की ओर से जन्मदिन का तोहफा। और छुटकी खुशी से रानू को गले लगाती है।
असल मायने में आज भाभी ननद को अपने अपने हिस्से की दौलत हासिल हो गई थी और ये देख शारदा बहुत खुश होती है। इस तरह कहानी का सुखद अंत हुआ। ऐसे ही मजेदार घरेलू कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।